अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की इवैल्यूएशन करने का तरीका, हमने इस पे काम शुरू किया था इस चैप्टर के ऊपर। हमने जो डिस्कशन ब्रीफली की थी उनमें हमने कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ़र्क देखा और फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स से इंट्रोडक्शन लिया था नाम की हद तक, और पेबैक पीरियड पे हमारी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। एनपीवी आईआरआर का मैंने आपको रिमाइंड करवाया था, ये ऑलरेडी आप क्यूएम में पढ़ के आए हुए हैं। बहरहाल दोबारा हम जीरो से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी डिसीजन मेकिंग का ही एरिया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का एरिया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिसीजन हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ लिया कैप 3 में। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं। हर पे बैक पीरियड पे हमारी बात शुरू हुई थी जिसमें हमने पे बैक पीरियड को डिफाइन किया था। पे बैक पीरियड मेथड हमें क्या सजेस्ट करता है प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करने के लिए कि भाई आपने जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है आप उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी घी की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे हो कि क्या हम घी की फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, तो पहले घी की फैक्ट्री का पे बैक कैलकुलेट करो। भाई घी की फैक्ट्री लगाने में पैसा कितना लगेगा और सालाना कैश रिटर्न से वो पैसा कितने सालों में वापस आएगा। दिस इज द पे बैक पीरियड। आप कोई एक नई मशीन लेना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो आप देखो कि भाई वो नई मशीन पे हमारा पैसा कितना लगेगा और एडिशनल प्रोडक्शन सेल करके जो मुनाफा हम कमाएंगे उससे हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पे बैक पीरियड। कैश इन्वेस्टमेंट होती है और कैश में ही रिटर्न देखा जाता है। इसको हमने दो एंगल से कैलकुलेट करना सीखा था। अगर इवन कैश फ्लोज हो, हर साल कैश फ्लो बराबर हो, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर कैश फ्लोज रिटर्न जो है हर साल बदल रही हैं, तो हम फिर एक ये कॉलम बनाते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, इसकी मदद से पे बैक कैलकुलेट करते हैं। और उसमें एक सिचुएशन हमने ये भी देखी थी प्रोजेक्ट बी में, जहाँ पे 2 साल बाद हम नेगेटिव पोजीशन पे थे, 3 साल बाद पॉजिटिव हो गए। तो हमने यहाँ पे सीखा था कि हम पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक फार्मूला था जिसकी मदद से हमने पे बैक पीरियड 2.33 ईयर्स या 2 years and 4 months, 0.33 into 12, 4 months, 2 year and 4 month कैलकुलेट किया था। एनी क्वेश्चन? है तो जी, कोई सवाल? नहीं, ये कैश नेट कैश इनफ्लो है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये जो हम इन्वेस्टमेंट के बाद ये इनफ्लो ले रहे हैं ये नेट कैश फ्लो होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमारी जेब में नेट कितना पैसा एडिशनल जनरेट होके आएगा। मैंने लगा दिया पैसा, अब मैंने प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन पे खर्चा लगेगा, फिर मैंने वो चीज़ बेचनी है, बेच के रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट नेट मेरी जेब में कितना आ रहा है, ये वो है, ये नेट है, रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू कमाने के लिए तो आपको कुछ कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है ना। प्रॉफिट पे अभी हम जाते हैं, प्रॉफिट से अभी हम डील करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक तो जॉब की दिलाई है कि भाई पे बैक पीरियड में हम कैश बेनिफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात नहीं करते। हमने देख रहे हैं हमारी जेब से कितना पैसा गया, सालाना कितना पैसा हमारी जेब में आएगा। हमारी जेब से कितना पैसा गया, सालाना पैसा कितनी जेब में आएगा, कैश की टर्म में बात की जाती है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आ जाएगा उससे कैसे डील करना है उस पर हम बात करेंगे, बट पे बैक डील्स विद कैश फ्लो ओनली। जी जनाब, पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन इवन कैश फ्लोज हो और अनइवन कैश फ्लोज हो कैसे की जाती है, क्योंकि पे बैक पीरियड मेथड हमें सबसे पहले यही कहता है भाई जिस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करनी है उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लो। तो हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने पे बात की है। पे बैक पीरियड कैलकुलेशन इतना सिंपल ही है, इसमें को बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट रह गया जो आपके साथी ने पॉइंट आउट किया कि अगर एग्जामिनर छोटा सा हमें ट्रिक कर दे कि अब हमें सालाना रिटर्न, कारोबार में पैसा लगाया उससे जो रिटर्न आनी है वो कैश की जगह प्रॉफिट में बता दे, तो फिर क्या है इसमें भाई हमें सालाना रिटर्न प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें सालाना रिटर्न
कैश चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ी सी एक वर्किंग हम एडिशनल करते हैं, वो हम सीखेंगे। लेकिन उस वर्किंग से पहले हम जिस मकसद के लिए ये टूल हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, उस मकसद मतलब डिसीजन, ये हमने टूल लिया था डिसीजन लेने के लिए कि हम कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो डिसीजन कैसे लिया जाता है? तो जनाब सबसे पहले फिजिबिलिटी रूल, प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के बाद ये फैसला कैसे किया जाता है। तो जनाब हमें फैसला करने के लिए जब हमने एक प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट कर लिया, फिर हमें इसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड से। स्टैंडर्ड पेबैक से मुराद टारगेट पेबैक, हमारी कंपनी का टारगेट पेबैक क्या है। एवरी कंपनी, एवरी बिजनेसमैन मस्ट हैव अ टारगेट पेबैक पीरियड कि भाई हमने उस कारोबार में पैसा लगाना है। किसी कंपनी का टारगेट होगा ऐसा कारोबार जो 3 साल में पैसा वापस कर दे। कोई कंपनी 4 साल में पैसा वापस करने वाले कारोबार में भी पैसा इन्वेस्ट करने पे बिलिंग हो सकती है। हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होगा। आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछना है भाई हमारा स्टैंडर्ड क्या है, और देन यू कंपेयर योर प्रोजेक्ट्स पेबैक विद द स्टैंडर्ड पेबैक। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट किया 3 इयर्स और हमें बताया गया है कि हमारा स्टैंडर्ड पेबैक है 4 साल। अगर आपका प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से कम है तो प्रोजेक्ट इज फिजिबल, हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लॉजिकली स्पीकिंग, आपकी कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार है जो 4 साल में कमाई से पैसा वापस कर रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट जो 4 साल में अपनी इनकम से आपका पैसा वापस कर रहा है। आप जो जिस प्रोजेक्ट का दे रहे हो वो तो 3 साल में कर रहा है वापस। इसका मतलब ये तो बेहतर है या बुरा है? बेहतर है, जल्दी पैसे वापस कर रहा है। जो पैसे जल्दी देते हैं वो बेहतर होता है। अगर प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से कम है तो प्रोजेक्ट फिजिबल है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। प्रोजेक्ट 3 साल में पैसा वापस कर रहा है, हमारी कंपनी 2 साल में पैसा वापस लेना चाहती है। तो भाई हमारा टारगेट था 2 साल में पैसा वापस करे तो ठीक है, ये 2 साल से ज़्यादा लगा रहा है तो ये अच्छा नहीं है, इसको हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये है जनाब कहानी पेबैक पीरियड के डिसीजन रूल के ऊपर। फिजिबिलिटी का फैसला कैसे किया जाता है, ये हमने बात डिस्कस की डिसीजन रूल के ऊपर। अब अगर मैं आपको कहूं हमारा पेबैक 3 साल है तो बताइए ये प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं, प्रोजेक्ट बी फीजिबल है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड पेबैक 3 साल है तो प्रोजेक्ट बी इज फीजिबल, और अगर स्टैंडर्ड पेबैक 2.5 इयर्स है तो प्रोजेक्ट ए इज नॉट फीजिबल, प्रोजेक्ट बी फीजिबल है। यहां पे भी चले हम मैच करने के लिए इसको भी 2.5 ईयर कर देते हैं, ये भी 2.5 है। पेबैक हमारा स्टैंडर्ड 2.5 है तो प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी इज फीजिबल, और अगर हमारा स्टैंडर्ड पेबैक 2.5 है प्रोजेक्ट ए इज नॉट फीजिबल, बी इज फीजिबल, ए इज नॉट फीजिबल। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, एक बात का हमें फिर कंपैरिजन भी करना पड़ता है। अभी हमने फिजिबिलिटी का रूल डिस्कस किया कि कोई प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसके लिए हम प्रोजेक्ट के पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करते हैं। लेकिन बात का हमें प्रोजेक्ट कंपेयर करने पड़ते हैं कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। 2 प्रोजेक्ट हमारे सामने आए और हमें एग्जामिनर एक टर्म यूज करता है। एग्जामिनर कहता है प्रोजेक्ट ए and B are mutually
एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद होती है ऐसे प्रोजेक्ट जो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, आपको इन दोनों में से एक ही चूज करना है। जैसे मैं अगर इधर आऊं, दोबारा प्रोजेक्ट ए और बी की जिक्र बात करूं, तो प्रोजेक्ट ए का पेबैक हमने निकाला था 3 इयर्स, प्रोजेक्ट बी का पेबैक निकाला था 2.33 इयर्स। अगर मैं कहूं मेरा स्टैंडर्ड पेबैक इज 4 इयर्स, तो जनाब बताइए इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट फीजेबल है, ए और बी? कौन सा प्रोजेक्ट फीजेबल है, ए और बी? बी फीजेबल है, ए फीजेबल नहीं है। दोबारा मेरा सवाल सुनिए, कौन सा प्रोजेक्ट फीजेबल है? फीजेबल का रूल क्या है? प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करो। ये ए का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से कम है, ए इज फीजेबल। बी का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करो, बी का पेबैक स्टैंडर्ड से कम है, बी इज फीजेबल। फीजेबल दोनों है, दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे मेयार पे पूरे उतरते हैं। लेकिन अगर वी आर टोल्ड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। असूलन तो क्या है कि जो प्रोजेक्ट फीजेबल है, जो कारोबार फीजेबल है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। फीजेबल कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये तो दोनों कारोबार फीजेबल हैं। अगर इस जुमले को छोड़ दो, दोनों फीजेबल कारोबार हैं, हमारे पास पैसा है, हमें दोनों में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। लेकिन इफ वी आर टोल्ड दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब दोनों में से एक में करनी है। अब जब एक में करनी होगी तो किस में करेंगे? जो बेहतर है, कंपैरिजन में जो बेहतर है। और पेबैक पीरियड मेथड के तहत शॉर्टर पेबैक इज बेटर। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा भाई? फिर बी। अगर हमें किसी एक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो दैट हैज टू बी बी। तो फिजिबिलिटी का रूल हमने डिस्कस किया, प्रोजेक्ट पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करके फैसला करो। और कंपैरिजन का रूल भी डिस्कस किया, क्योंकि हमें कंपैरिजन पे भी डिसीजन लेने को कहा जाएगा। दो या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे और बताया जाएगा बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है इसमें, ये बताओ। तो पेबैक पीरियड मेथड कहता है बेस्ट प्रोजेक्ट वो है जिसका पेबैक सबसे कम है। हम डिफरेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, हर टेक्निक की रेलेवेंट कैलकुलेशन डिफरेंट है, हर टेक्निक का फिजिबिलिटी रूल फर्क होगा, हर टेक्निक का कंपैरिजन रूल फर्क होगा। लेकिन पढ़ना हमने सब कुछ है, हर टूल के अंदर उसकी कुछ कैलकुलेशन, देन फिजिबिलिटी का डिसीजन रूल, देन कंपैरिजन का डिसीजन रूल। यही हमारी डिस्कशन रहने वाली है हर टूल के ऊपर। अच्छा जी, एक छोटा सा हमने कहा ट्रिक आ सकती है कि एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में कैश फ्लो की जगह प्रॉफिट्स दे दे, तो भाई कैश प्रॉफिट से कैश फ्लो में वर्किंग हमें बनानी पड़ेगी। वैसे तो प्रॉफिट से कैश फ्लो की वर्किंग आपने अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट से सीखी भी है, बट हमारे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमसे टेस्ट नहीं होती है, हमसे सिंपल ये इक्वेशन टेस्ट होती है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पेपर नहीं है। प्रॉफिट से कैश फ्लो बनाना अकाउंटिंग में आपको सिखा दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ इतनी तवज्जो आपसे मांगी जाती है कि भाई आपको कैश फ्लो और अकाउंटिंग में फ़र्क पता हो कि इस टूल में हमने प्रॉफिट नहीं यूज़ करना है, कैश फ्लो यूज़ करना है। एग्जामिनर ज्यूम करता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपको प्रॉफिट को कैश फ्लो में बनाना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मेट आता है, कौन सा स्टैंडर्ड है? IAS 7। आपको IAS 7 के तहत कैश फ्लो बनाना आता है, तो यहाँ पे वो टेस्ट नहीं किया जाएगा। इधर सिर्फ ये देखा जाता है भाई आपको कैश फ्लो और प्रॉफिट का डिफरेंस पता है कि भाई कहाँ पे हमने प्रॉफिट यूज़ करना है, कहाँ पे कैश फ्लो यूज़ करना है। अगर कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो सिंपल इस इक्वेशन से प्रॉफिट को हम कैश फ्लो में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इज कैश फ्लो, ठीक है जी। क्योंकि अगर आपको याद हो, आपका कैश फ्लो शुरू होता है प्रॉफिट से शुरू होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो पे जाने के लिए आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे होते हैं ना। उसमें डेप्रिसिएशन ऐड होने के अलावा और भी बहुत सी एडजस्टमेंट होती हैं, बट वो हमारे स्कोप में फिलहाल नहीं है। हमारे स्कोप में एक ये एडजस्टमेंट आती है यहाँ पे, ठीक है। वो कैश फ्लो की एडजस्टमेंट आपने कैश फ्लो में IAS 7 में सीख ली है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक एडजस्टमेंट करनी होती है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अच्छा जी, ये एक छोटा सा एक सवाल, इसको हम देखते हैं जी, जिसमें हमें कैश फ्लो की जगह प्रॉफिट दे दिया गया है। इलस्ट्रेशन 1,
Payback period is evaluating a project which requires initial capital investment of 200 million. So the project will have a life of 5 years and expected residual value is 20 million. Financial controller has prepared following forecast for the expected profits over the life of the project. सालाना प्रॉफिट प्रोजेक्ट से में क्या आएंगे? 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, 20 मिलियन की रेजिडुअल वैल्यू और सालाना प्रॉफिट 1 से लेकर 5 साल तक क्या आने वाले हैं? रिक्वायर्ड कैलकुलेट पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज ऑन इट्स फिजिबिलिटी इफ द कंपनी इज बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब ही टारगेट होता है जी। बेंचमार्क पेबैक पीरियड इज 4 ईयर। अच्छा जी, हमने कहा जी हमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फिगर चाहिए होती है, वो ये आ गई। हमें पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में सालाना कैश रिटर्न चाहिए, वो यहां पे मिसिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस प्रॉफिट में सालाना डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, तो सालाना कैश फ्लो बन जाएंगे। फिर सालाना कैश फ्लो जो हमारे पास आएंगे उसके लिए चूंकि कैश फ्लो हमारे हर साल फर्क होंगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं ये वर्किंग इधर ही आपके सामने अगर प्रेजेंट करूं, मैं डेप्रिसिएशन की फिगर इधर अगर कैलकुलेट करके ऐड करना शुरू करूं, हमारी डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में कोई जिक्र नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वील अज्यूम कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मैं एक वर्किंग की मदद से यहां पे अगर कैलकुलेट करूं, वर्किंग 1 स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ। ठीक है जी, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 मिलियन, ये रेजिडुअल वैल्यू 20 मिलियन और ये लाइफ 5 साल। क्या ही सालाना डेप्रिसिएशन 36। लीजिए जी, सालाना डेप्रिसिएशन 36, 5 सालों में ये 36 की हम डेप्रिसिएशन लेते हैं और यहां से हम एनुअल हम कैश फ्लोज एस्टेब्लिश कर लेते हैं। यहां से हम कैश फ्लोज एस्टेब्लिश कर लेते हैं। हमारे क्या बन रहे हैं? 36 प्लस 25 61, 73 56 81 एंड 51, ये हमारे सालाना कैश फ्लो हैं। अगर हम 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सालाना कैश रिटर्न हमारी क्या आने वाली है? पेबैक पीरियड बनाना है तो उसके लिए डाटा मेरे पास अब रेडी हो गया है। मैं एक काम यहां पे कर लेता हूं, मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट की फिगर भी एज नेगेटिव ले आता हूं। मैं कहता हूं जी ये मेरी इन्वेस्टमेंट की फिगर है, मैं इसको भी इस टेबल में डाल लेता हूं। लीजिए जी, 200 की इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद सालाना कैश रिटर्न। अब ये उसी शेप में डाटा है जिस शेप में मेरे पास प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट बी का डाटा था। अब इस चीज़ से मैं फेमिलियर हूँ। यहाँ पे मुझे जो चीज़ तंग कर रही थी वो जनाब थी हमारी अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो मैंने इस मसले को हल किया और मैं यहाँ पे कैश फ्लोज बनाने में कामयाब हुआ। अब मैं आसानी से क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की वर्किंग बना के इस मामले को हल कर सकता हूँ। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज हमारे रहेंगे, प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो 200 नेगेटिव है, 1 साल बाद जब 1 साल गुजर गया 61 रिकवर हो गया, कितना रह गया जी? 139 स्टिल नेगेटिव। दूसरा साल गुजरा 73 रिकवर हुआ, 66 स्टिल नेगेटिव। तीसरा साल गुजरा 56 रिकवर हुआ, 10 स्टिल नेगेटिव। चौथा साल में हम पॉजिटिव 71 में जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा पेबैक 3 साल प्लस है। और वो कितना प्लस है? हमने फार्मूला सीखा था, ईयर बिफोर फुल रिकवरी 3 प्लस अनरिकवर्ड कैश 10 ओवर रिकवरी इन द फॉलोइंग ईयर 81। कितना बना जी? 3.14 ईयर्स। ये जी हमारा पे बैक है। और अगर हमें मंथ्स में जाना है तो हम क्या करेंगे?
0.14 को 12 में ले जाएं, हम 3.14 लिखें, या ये कितना बना 0.14 इंटू 12 1.68। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 years and 2 months लिख सकता हूं। अब मेरे एग्जामिनर ने मुझसे एमसीक्यू पूछा, मंथ में पूछा या ईयर में पूछा, उसके हिसाब से मैं जवाब दे सकता हूं। लेकिन अगर ये एमसीक्यू नहीं है, सवाल है, तो सवाल में मैं ऐसे भी जवाब लिख दूं, काफ़ी है। एमसीक्यू है तो मुझे मंथ्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। 3.123 है, 10/81, 2 डेसिमल तक हम बात करेंगे। 3.12 ईयर्स हैं, और अगर 0.12 ईयर्स हैं तो यहां पे 0.12 मल्टीप्लाइड विद 12, दिस कम्स टू 1.44, ये 1.44 आता है, और इसको फिर अप्रॉक्सीमेटली हम 1 मंथ राउंड ऑफ करेंगे। तो अब मुझे एमसीक्यू में 3.12 ईयर का आंसर भी मिल सकता है, एमसीक्यू में 3 ईयर 1 मंथ का आंसर भी मिल सकता है। तो मुझे अकॉर्डिंगली दोनों अंदाज में कैलकुलेशन प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। आई रिपीट, अगर मुझे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैं इतना जवाब भी लिख दूं, काफ़ी है। मुझे मंथ्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं हम करेंगे। जी, कोई सवाल? अच्छा जी, पे बैक टूल, बेसिक टूल हमने डिस्कस किया। अब हम जो एडवांस टेक्निक्स हमारे पास हैं, जिनको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स कहते हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में सबसे जो अहम असूल है जिसका आपको ख्याल रखना है, वो ये है जनाब, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो देख रहे हैं, मैंने जैसे बताया, ये एक डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। और डिसीजन मेकिंग के टॉपिक में एक बेसिक असूल जो आपने कैफ 3 में सीखा था कि आप हर फैसले की कॉस्ट और उस फैसले के बेनिफिट्स को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर याद हो, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन पढ़ा था आपने। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस का क्या था? डिसीजन से की वजह से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या आएगा और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट हो गया ना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगा के इंक्रीमेंटल फायदा क्या मिलेगा। ठीक है, हमारे हर डिसीजन रूल की बेस यही रहती थी। शटडाउन डिसीजन होता था, वहां पे हमने पढ़ा था, हम देखेंगे कि हम अगर किसी कारोबार को शटडाउन करते हैं तो कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा और फिक्स कॉस्ट सेविंग क्या होगी। तो कॉस्ट वर्सेस सेविंग वही आ गया। तो हर डिसीजन मेकिंग रूल, हर डिसीजन मेकिंग का जो रूल होता है वो अल्टीमेटली कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट पे ही आके रुकता है। सिमिलरली वो डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, रूल तो यही रहेगा। पहले हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट करते थे, अब हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट को अप्लाई करना सीखेंगे। पेबैक पीरियड कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट नहीं कर रहा था। पेबैक पीरियड बेसिक टूल था, वो कह रहा था जो पैसा लगाया वो कितनी देर में वापस आया। वो पैसा जो लगाया उस पे कितनी रिटर्न आई इसकी बात नहीं करता था। ये पेबैक पीरियड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कारोबार में आप जो पैसा लगाते हो
वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाने के लिए लगाते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पेबैक पीरियड मेथड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जबकि हकीकतन कारोबार में हम पैसा लगाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा लगाया उस पे इनकम हमें आए। जो पैसा लगाया वो वापस लेना हो तो भी लगाएं क्यों, वो तो हमारे पास ऑलरेडी हाथ में है। हम कहीं पे लगा के उसकी वापसी का इंतजार क्यों करते हैं? ठीक है, बट उसकी अपनी मंतक है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमने कहा जी असल तरीका किसी भी डिसीजन का, बिजनेस डिसीजन का कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट होता है। अच्छा, अब यहां पे प्रोजेक्ट ए की मिसाल जो हमने थोड़ी देर पहले कल किया था उसको हम लेके आते हैं। ये प्रोजेक्ट ए के हमें पीरियड ऑफ लाइफ के ऊपर कैश फ्लो दिए गए हैं। जब इनको हम कंपेयर करने जाते हैं तो ये है जनाब, इसमें एक वाहिद कॉस्ट और ये है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स कि अगर आप आज इस प्रोजेक्ट में 90 मिलियन लगाओ तो अगले 5 सालों में आप ये अर्न करोगे जो कि कलेक्टिवली बनता है 134 मिलियन। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल अप्लाई करें तो हमें लग रहा है बेनिफिट्स आर मोर, बेनिफिट्स आर मोर, बट देयर इज एन इशू। इस कंपैरिजन में एक इशू है। वो इशू ये है कि आप जब किसी कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट आप करते हो आज, विच इज प्रेजेंट वैल्यू, और बेनिफिट्स आते हैं अगले कई सालों में, विच आर फ्यूचर वैल्यू। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं होता था। आज आपने फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन लिया तो कल प्रोसेसिंग कंप्लीट करके परसों चीज बेच दी। शॉर्ट टर्म में ही आपने एडिशनल बेनिफिट या कॉस्ट का फैसला हो जाना है आपका। लेकिन कैपिटल प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक पीरियड में की जाएगी, यूजुअली आज की जाएगी, और बेनिफिट्स अगले कई सालों में आने हैं, इसलिए तो हम इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन कह रहे हैं। तो इसलिए यहां पे हम बात करते हैं कि भाई इधर तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का असूल इस्तेमाल करना जरा इतना आसान नहीं है। ये दोनों वैल्यूज आपस में कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू में है और बेनिफिट्स हमारे फ्यूचर वैल्यू में है। हम यहां पे एक और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ये कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता। इसको अगर हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करें, ये कंपैरिजन इसलिए नहीं हो सकता कि देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको डिफरेंट अंदाज में बताया जा सकता है। एक अंदाज, पैसे की वैल्यू टाइम के साथ लिंक है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया की वैल्यू 1 जनवरी 2023 को और 1000 रुपए की वैल्यू 1 जनवरी 2024 को, दे विल नॉट बी द सेम। यह है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट कि पैसे की वैल्यू का ताल्लुक टाइम से जुड़ा हुआ है। पैसा किस टाइम पे, जैसे मैं अगर रिकॉल करूं, जब मैं अपने बचपन में की बात करूं तो उस जमाने में कोई बहुत अमीर है ये बताने के लिए टर्म यूज होती थी लखपति है, कि भाई इसके पास लाखों रुपए हैं, तो उसका लाखों रुपए का मतलब बहुत अमीर है भाई। लेकिन आजकल जिसके पास लाखों हैं उसको तो रोटी पूरी नहीं पा रही होती, उसकी तो जिंदगी गुजरनी मुश्किल हुई पड़ी है, क्योंकि पैसे की वैल्यू इज नॉट द सेम। जब मैं अपने बचपन में जाता हूं तो बचपन क्या, बहुत दूर ना भी जाऊं, आज से 20-25 साल पहले चला जाऊं, मैंने जब जॉब शुरू की थी आज से 25 साल पहले तकरीबन, मेरी पहली तनख्वाह में 6 तोला सोना आता था। आज से 25 साल पहले जब मैंने जॉब शुरू की तो पहली तनख्वाह में मेरी तकरीबन 6 तोला सोना आता था। और आज जितना मैं कमाता हूं उसमें 6 तोला सोना ज़रा मुश्किल लगता है मुझे आना, क्योंकि उस ज़माने में सोना शायद होता था 4000, शायद 4000 रुपये, 5000 रुपये तोला, और आजकल कितना है, लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, कितना, 2 लाख, 2.5 लाख के करीब शायद ना। तो अब वैल्यू ऑफ मनी ये है कि भाई उस ज़माने में 25-30 हज़ार में 6 तोले सोना आ जाता था, इतनी वैल्यू थी 25-30 हज़ार रुपये की।
और आज 25-30 हज़ार में 1 ग्राम सोना भी नहीं आता। उस ज़माने में 11 ग्राम 12 ग्राम आ जाता था। तो ये कहानी है सारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, कि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ जुड़ी है। पैसा किस वक्त आपके हाथ में है, दैट मैटर। तो इसकी वजह से हम यहां पे कहते हैं भाई ये जो 90 है ये तो हम आज लगा रहे हैं और ये 134 हमें अगले 5 सालों में आना है। ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। आज 90 की जो वैल्यू है, साल बाद 90 की वैल्यू वो नहीं रहती, 2 साल बाद 90 की वैल्यू वो नहीं रहेगी, क्योंकि हर एवरी पासिंग ईयर पैसे की वैल्यू गिरती रहती है। अच्छा, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में ज़्यादा हेल्प करेगा, इसको इस अंदाज में समझना। आप लेट्स अज्यूम आपने किसी एक दोस्त को उधार दिए, ज़रूरत थी उसको, उसने आपसे पैसे मांगे, आपके पास सरप्लस थे, 1 साल के लिए आपने उसको उधार दे दिया से 1 लाख रुपया। आज लेट्स अज्यूम उसका 1 साल पूरा हो गया, वो आपके पास आया और उसने आपको ऑफर की कि भाई मैंने आपसे 1 लाख उधार लिया था, आज साल पूरा हो गया और अब मैं आपका 1 साल बाद 1 लाख वापस करने आया हूं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप अफोर्ड कर सको, लाख हाथ में रखा है उसने आपके सामने कि ये लाख है, अगर मेरी ख्वाहिश है अगर आप अफोर्ड कर सको तो ये 1 लाख मुझे 1 साल के लिए मजीद उधार दे दो। अब लीव असाइड ऑल अदर थिंग्स, what should be your decision? Do you want money now or after 1 year? Now. You will prefer money now. बाकी चीजें छोड़ दो कि उसकी जरूरत कितनी है, आपके पास पैसा मजीद कितना सरप्लस पड़ा हुआ है। बाद इसके रेफरेंस एक छोटी सी बात, वैसे तो हमारे सिलेबस में आगे आनी है इस्लामिक फाइनेंस में, इस्लामिक फाइनेंस में हम पढ़ेंगे। हमें इस्लामिक एजुकेशन ये है कि अगर आपका सरप्लस पैसा है, इस्लाम में सूद हराम क्यों है? इस्लाम में सूद हराम इसलिए है कि एक इंसान के पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, वही सरप्लस पैसा बैंक में रखा के सूद कमाता है ना। तो हम अगर बैंक को साइड पे कर दें, एक इंसान के पास सरप्लस पैसा है, दूसरे इंसान को कारोबार के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो जिसके पास सरप्लस पैसा है वो जिसको ज़रूरत है वही उधार दे रहा है ना सूद पे उसको। बैंक तो बीच में इंटरमीडियरी बन रहा है, असल में तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पैसा सूद पे जा रहा है। तो इस्लाम हमें सूद हराम इसलिए करता है कि भाई आपके पास अल्लाह ताला ने अगर इजाफी पैसा आपको दिया है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है और आपके किसी भाई को ज़रूरत है उसकी, तो आपको बग़ैर किसी लालच के उसकी मदद करनी है। ये हमारी इस्लामिक ड्यूटी है कि अगर आपका सरप्लस है और किसी भाई को ज़रूरत है कारोबार के लिए, आप उसको बग़ैर किसी लालच के दो। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग पे आप देना चाहो सो बिस्मिल्लाह, आप रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर करना सो बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको जी मेरा पैसा इस्तेमाल करने की कीमत दो मुझे, दैट इज हराम, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ योर फेलो, इसलिए हराम है। तो एनीवेज हमने इसलिए मैंने कहा बाकी चीज़ें अगर हम साइड पे रखें तो आपका दोस्त आज आपको दे कि भाई मेरा 1 साल गुजर गया, लाख रुपया ये है, आज चाहिए या साल मजीद रख लूँ, आपको गई आज। उसकी वजह क्या है, आपने पैसा आज क्यों मांगा? बिकॉज देर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हकीकत सुनो जरा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैसे तो हमने कहा ना आज पैसे की वैल्यू टाइम से लिंक है, लेकिन उसके पीछे असल में 3 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर नंबर 1, देर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों का बढ़ना, कीमतों का बढ़ना। आप आज पैसा क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है भाई आज 1 लाख में जो मैं बाय कर सकता हूं, 1 साल बाद 1 लाख में मैं वो बाय नहीं कर सकूंगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। इन्फ्लेशन। रीजन नंबर 2, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। अगर आज 1 लाख मिल गए तो किसी कारोबार में लगा के आप उसके 1 लाख के ऊपर 10, 15, 18, 20 हज़ार कमा सकते हो, बनिस्बत साल बाद 1 लाख ही लो अपने दोस्त से। सो देयर इज अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, इसलिए हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। और तीसरा है अनसर्टेनिटी, कि जब पैसा आपके हाथ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्त से कहा नहीं भी चलो साल बाद दे देना, व्हाट इज द गारंटी कि साल बाद उसके हालात फाइनेंशियली ठीक हो? अभी तो फाइनेंशियली हालात उसके ठीक है, उसके पास पैसा भी है, विलिंगनेस भी है, देना भी चाह रहा है। 1 साल के लिए आपने मजीद उधार दे दिया तो 1 साल बाद खुदा ना खास्ता उसको कारोबार में कोई नुकसान हो गया, कोई ऊंच नीच होगी, उसके पास पैसे हुए ही ना देने को आपको, तो आप दिक्कत में आ सकते हो।
सो हम कहते हैं कि हम फ्यूचर का जो पैसा है उसकी वैल्यू हम कम क्यों समझते हैं आज के पैसे की निस्बत? इन 3 फैक्टर्स की वजह से फ्यूचर के पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाती है। आज अगर पैसा होगा तो कारोबार में इन्वेस्ट करके उसको हम फ्यूचर में ग्रो करवा सकते हैं, और फ्यूचर का पैसा अनसर्टेन है, क्या गारंटी है कि पैसा मिल जाएगा? यहां पे देखो ना, हमने ये सारा डेटा कहां से आया? एस्टिमेट्स। हमने अंदाजा लगाया है कि भाई आज अगर हम ये इन्वेस्टमेंट कर दें तो फ्यूचर में हम ये कमा लेंगे। कहां से? कारोबार से। तो कारोबार से कितनी इनकम सालाना होती है, इसकी कोई गारंटी होती है? कोई गारंटी नहीं है। कारोबार से प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, हालात पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। हम पढ़ेंगे, जैसे हमने मैनेजरियल एनालिसिस के रेफरेंस से कहा था, एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, इंटरनल स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिन पे आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा, जिन पे आपकी रिटर्न डिपेंड करेगी। तो भाई ये जो हमने रिटर्न लगाई है ये तो एस्टीमेट है। असल रिटर्न क्या होगी? देयर इज अनसर्टेनिटी। असल रिटर्न क्या होगी? उस पर अनसर्टेनिटी है। ये हमारा अंदाजा था। अच्छा जी, कमिंग बैक टू पॉइंट अगेन, हमने बात शुरू की थी कि भाई आपका डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन से सामने है, वो डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। बेसिक रूल कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट में चैलेंज आ जाता है जनाब ये वाला कि कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू में होती है, बेनिफिट्स फ्यूचर वैल्यू में होते हैं। कंपैरिजन इनका क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है। प्रेजेंट वैल्यूज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद फ्यूचर वैल्यूज ड्यू टू दीज 3 फैक्टर्स। हल क्या है इसका? फिर सीखा हुआ आप लोगों ने भाई, डिस्काउंटिंग। इसका हल है डिस्काउंटिंग। पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने? डिस्काउंटिंग क्या करती है? पहली बात, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का अपोजिट होता है। कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करती है। ये फार्मूला कंपाउंडिंग का जी आपका, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करती है कंपाउंडिंग, और डिस्काउंटिंग करती है रिवर्स, फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। इसी फार्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो ये डिस्काउंटिंग का फार्मूला बन गया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + r रेज़ टू पावर n। तो हल यहां से फिर क्या निकला? हल ये निकल रहा है कि भाई ये फ्यूचर वैल्यूज हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये कॉस्ट हैं, दीज कैन नॉट बी कंपेयर। डिस्काउंटिंग हमें क्या हल दे रही है? इन फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, इनकी प्रेजेंट वैल्यू लो, ये भी प्रेजेंट वैल्यू में, अब कंपेयर करो। और फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का जो हमें फार्मूला नजर आ रहा है कि आप फ्यूचर वैल्यू को 1/1 + r रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको हम 1 + r रेज़ टू पावर -n भी लिख सकते हैं। ऐसा ही है जी। तो फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r रेज़ टू पावर -n, दिस गिव्स यू प्रेजेंट वैल्यू। तो जब भी आपने लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं जिसमें कुछ कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू में, कुछ कैश फ्लोज फ्यूचर वैल्यूज में है, फ्यूचर वैल्यूज को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, देन यू कैन कंपेयर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट जब सारी वैल्यूज प्रेजेंट वैल्यू में आ जाए। मैं इसी सवाल पे आपको लेके आता हूं प्रोजेक्ट ए की कहानी पे, और हम इस पे ये टूल अप्लाई करते हैं डिस्काउंटिंग का, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का टूल अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज आर। लेट्स अज्यूम आर इज 10%। तो भाई आर 10% है, तो हम अगर इनका फार्मूला बनाएं 1 + r रेज़ टू पावर -n के तहत, क्योंकि ये तो सारी अब हमारी वैल्यूज आ गई ना, ये हमारी फ्यूचर वैल्यूज है जी, ये हमारी फ्यूचर वैल्यूज हैं जिनको हमने अब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 1 + r रेज़ टू पावर -n, 1 + r रेज़ टू पावर -n 1.1, मैं इसको 1 + 0.1 की जगह 1.1 -3, 1.1 -4, 1.1 -5, 1.1 -5।
लीजिए जी, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्यूचर वैल्यूज़ को तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलना शुरू हो जाएंगी। ये 40 कितनी बनी? 36.36। ये कितनी बनी? 24.80। ये कितनी बनी जी? 15.02। नेक्स्ट 13.66। नेक्स्ट 12.42 and the last one 2.4048। अच्छा जी, इसमें यू शुड रिकॉल फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज कि इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है तो इसको डिस्काउंट नहीं किया जाता। इसको हम नॉर्मली यहाँ पे इस कॉलम में इसका फैक्टर 1 लिख के इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 90 को ही आगे एक्सटेंड कर देते हैं। लीजिए जी, अब ये हैं आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स और ये है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेनिफिट्स कितने बने जनाब? 104.74 और इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी 90 है। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू। अब आप कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट कर सकते हैं और अब आप देख रहे हैं कि बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट। इसका मतलब प्रोजेक्ट इज फिजिबल। और यही जो टूल हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की, यही हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टूल नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जिससे आप फेमिलियर हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिससे आप फेमिलियर हैं, इसको हम एब्रीवेट करते हैं एनपीवी। एनपीवी क्या है? पीवी ऑफ बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यह है जी एनपीवी की कैलकुलेशन का तरीका। तो हमारे केस में पीवी ऑफ बेनिफिट्स 104.74, पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट 90, तो एनपीवी इज 14.74 एंड दिस इज अ पॉजिटिव फिगर। एनपीवी इज अ पॉजिटिव फिगर। एनपीवी की फिगर जब पॉजिटिव आ रही है तो हमें क्या बता रही है कि बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट। बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट। इसका मतलब प्रोजेक्ट इज फिजिबल। पॉजिटिव एनपीवी हो तो प्रोजेक्ट फिजिबल है, नेगेटिव एनपीवी हो तो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। पॉजिटिव एनपीवी हो तो हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव एनपीवी हो तो हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हैं। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का यह असूल है। एनपीवी टूल के तहत हमने इसको अप्लाई किया। मजीद डिस्कशन अभी हमारी होगी। हम इस टूल में जानना चाहेंगे आर के बारे में, ये आर होता क्या है। इस टूल में हम मजीद सीखेंगे एनपीवी के मीनिंग को। अभी तो हमने कहा ना पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो, बट एनपीवी इटसेल्फ हमें क्या मैयर करके दे रही है, क्योंकि दिस इज नॉट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो नहीं है, ये क्या है इस पे हम बात अभी करेंगे। बट फिलहाल हमने कैलकुलेशन और असूल समझ लिया। जी जनाब, ओवरव्यू एक तो फिर ले लो बेटा। हमने बात शुरू की थी डिसीजन मेकिंग के बेसिक असूल से, डिसीजन मेकिंग का बेसिक असूल। फिर हम जब इस प्रोजेक्ट के ऊपर आए, हमने इस प्रोजेक्ट में इशू आइडेंटिफाई किया, कॉस्ट और बेनिफिट्स के टाइमिंग फ़र्क हैं, और फिर इसका हल हमने निकाला कि भाई इस टाइमिंग के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें? डिस्काउंटिंग। टाइमिंग के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम डिस्काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा डिस्काउंटिंग का फार्मूला था जिसकी मदद से हमने डिस्काउंटिंग की। हमने असूल क्या देखा कि भाई हमारे पास बेनिफिट्स फ्यूचर वैल्यू में है, इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू में है, तो हम तमाम फ्यूचर वैल्यूज़ को भी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं और फिर हम कंपैरिजन कर सकेंगे। और यहाँ पे हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म कर ली। हमने तमाम फ्यूचर वैल्यूज़ को, हर वैल्यू को उसके रेलिवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। ये जनाब हमारे 1 2 3 4 5 6 बेनिफिट के कैश फ्लोज थे। ये इन 6 की प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, इनका हमने सम किया। हमने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स हमारा टोटल 104 या 74 है। इन्वेस्टमेंट हमारी एक ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में होती है, वो 90 है।
कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट करें तो बेनिफिट माइनस कॉस्ट नेट इज 14.74. दिस इज पॉजिटिव फिगर. दिस इज शोइंग बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट. व्हेन बेनिफिट्स आर मोर देन द कॉस्ट, प्रोजेक्ट इज feasible. और दिस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. एनपीवी मेथड की डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने है. आप क्यूएम में भी ये पढ़ के आए हैं यहाँ पे, लेकिन हम इसकी थोड़ी मजीद डिटेल पढ़ेंगे. इसकी कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में हासिल करेंगे, कुछ मजीद नॉलेज लेंगे जो आपने क्यूएम में डिस्कस नहीं किया होता. जी, एनी क्वेश्चन? बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वजह क्या है, यहां पे हर पैसे की टाइमिंग फर्क है. कंपाउंडिंग करके कहां लेके जाओगे इसको? ये पैसा 1 साल बाद है, ये पैसा 3 साल बाद है, ये पैसा 4 साल बाद है. क्या ये तो बराबर है? ये पैसा 5 साल बाद है. क्या ये तीनों बराबर हैं? आंसर इज नो. ये पैसा 5 डिफरेंट इंटरवल पे पड़ा हुआ है. इसको कहां लेके जाओगे? कंपैरिजन के लिए तो सबको एक स्टॉप पे होना चाहिए ना. तो इसको आप 5 स्टॉप पे नहीं ले जा सकते. तो क्या है, जो 5 डिफरेंट स्टॉप पे चीजें खड़ी हैं उनको एक स्टॉप पे ले आओ, उनको प्रेजेंट वैल्यू में ले आओ. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, टूल का नाम ही है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर उसको नेट कर लो. प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेट कीजिए, यानी कि भाई फ्यूचर वैल्यू से हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और फिर इसको नेट कर लिया. दिस इज नेट प्रेजेंट वैल्यू का टूल. पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होगा बेनिफिट्स आर लेस, कॉस्ट इज मोर. क्योंकि हमने एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है? बेनिफिट्स माइनस इन्वेस्टमेंट. तुम्हारा अगर आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है, बेनिफिट्स कम आए हैं, इसलिए हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट करेंगे. जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन हमारे पास डिस्काउंटिंग से रिलेटेड हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये डिस्काउंटिंग की छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं. ज़रा इनको परफॉर्म करना है आपको. इसमें कुछ कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट की भी हैं, वो मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो तो बिल्कुल ही हमारे रेलिवेंट नहीं है, यूज़ नहीं होने वाली. सिर्फ आपको एक रिफ्रेश करने के लिए चीज़ें हैं. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है. फिलहाल आपको परफॉर्म करनी है जी ये एक्टिविटीज़. कुछ कंपाउंडिंग की एक्टिविटीज़ हैं 3 और 4, और आगे फिर डिस्काउंटिंग की एक्टिविटीज़ हैं. शुरू कीजिए फटाफट कैलकुलेशन ज़रा. 3 और 4 कंपाउंडिंग है और उसके आगे डिस्काउंटिंग की कुछ एक्टिविटीज़ हैं. हमसे कहा गया है हाउ मच वी विल रिसीव इन 3 years, मतलब हमें कैलकुलेट करनी है फ्यूचर वैल्यू. इफ वी इन्वेस्ट 100,000 टुडे, ये है हमारी प्रेजेंट वैल्यू. किस रेट पे? 20% पे. कितने साल के लिए? 3 साल के लिए. तो 1.2 raised to power 3. क्या है जी आंसर? 1,7,2,300. 800. Calculate value of 38,000 invested for 7 years at 5%. 38,000 इन्वेस्ट किया है तो वो यकीनन प्रेजेंट वैल्यू, हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है. 38,000 की इन्वेस्टमेंट है, 5% पे इन्वेस्टमेंट है, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है. तो क्या बना जी आंसर? 53470. लीजिए जी, हमारे पास 2 कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन की रिवीजन होगी. छोटी छोटी सी कंपाउंडिंग के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया है
इट इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर एन। और इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो ये फार्मूला हमारा डिस्काउंटिंग के लिए बनता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, डिस्काउंटिंग के लिए हम फ्यूचर वैल्यू नहीं, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर माइनस एन। लीजिए जी, इसकी मदद से आप ये 5, 6, 7 इनको कैलकुलेट करें ज़रा। इलस्ट्रेशन 5, 6, 7 परफॉर्म कीजिए। जी, इलस्ट्रेशन 5, 7, 3, 5, 0 और इलस्ट्रेशन 6, 6, 8, 0, 6, 8 और इलस्ट्रेशन 7 थोड़ा सा थॉट प्रोसेस मांगेगी आपसे, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, उसने कहा बताओ क्या करे कंपनी। जी, कैसे फैसला होगा भाई? प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, मसला पहले सुनो है क्या। मसला ये है कि लेट्स अज्यूम आप लेंडर हो, आपने उधार दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दे रहा है उधार जिसने लिया आपसे कि भाई 4 साल बाद 1,50,000 ले लेना या 6 साल बाद 1,80,000 ले लेना। और आपसे पूछा जा रहा है भाई इसमें से क्या चीज़ लेनी है आपने, 4 साल बाद 1,50,000 चाहिए या 6 साल बाद 1,80,000 चाहिए। कैसे फैसला करें? क्या 4 साल बाद का 1,50,000 और 6 साल बाद का 1,80,000 आर दीज कंपेरेबल? क्या ये कंपेरेबल हैं? 1,50,000 आफ्टर 4 ईयर्स और 1,80,000 आफ्टर 6 ईयर्स। हमें इन्हीं दो में फैसला करना है ना भाई, इनमें से जो हायर वैल्यू है उसको ले लेंगे, हम उसकी तरफ जाएंगे। क्या ये कंपेरेबल हैं? आंसर इज नो। द रीजन इज इनके टाइमिंग फर्क है, एंड वी नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब मनी एक टाइम के ऊपर है तो कंपेरेबल है, जब पैसा डिफरेंट टाइम पे है तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो जो पैसा डिफरेंट टाइम पे उसको कंपेयर करने के लिए क्या करें? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें भाई, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू बनाएं, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू बनाएं और फिर कंपैरिजन करें और फैसला करें कि भाई कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बेहतर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि इस छोटी सी एक्टिविटी में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या आपका डिसीजन है, 1,80,000 लेने हैं 6 साल बाद या 4 साल बाद 1,50,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू रेट है 8%, तो प्रेजेंट वैल्यू होती है, आप 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करें। प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करें, तो क्या ही प्रेजेंट वैल्यू जी 11,254 और यहां प्रेजेंट वैल्यू 113,431। तो जनाब जहां पे वैल्यू ज्यादा है वो ऑप्शन बेहतर है, हमें ये ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि 6 साल बाद 1,80,000
4 साल बाद 1,50,000 से बेहतर है। कैसे पता लगा? प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे। तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने एक छोटी सी प्रोजेक्ट पे भी लगा दिया। ये बेसिकली मैंने जो आपसे इलस्ट्रेशन हल करवाई ना प्रोजेक्ट ए की, ये इलस्ट्रेशन 8 थी जिसमें हमें प्रोजेक्ट ए दिया गया था और इसकी एनपीवी निकालनी थी। मैंने ऑलरेडी आपसे करवा ली है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 9 रिवीजन के साथ इलस्ट्रेशन 9 आपकी होम असाइनमेंट है, छोटी सी एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट बी जो है उसकी एनपीवी निकालनी है आपने, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बी की एनपीवी इलस्ट्रेशन 9 में आपको अवेलेबल है। रिवीजन जो इलस्ट्रेशन करवाई उनकी करने के साथ इलस्ट्रेशन बी आप करके आइएगा। बाकी इंशाल्लाह कल आएंगे तो कल अपनी डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलेंगे। इन पे एनपीवी के मतलब को बेहतर अंदाज में हम समझेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।